हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हमारा पॉलिटिक्स का सेशन चल रहा था, उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग बिहार स्पेशल का जो भी प्रश्न होता था, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों का सिलसिला को देखते थे, तो वो सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत यूपीएससी को क्या दर्जा दिया गया है, और भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग यूपीएससी क्या होती है, इसकी शक्तियाँ क्या होती है, कितने शक्ति इसको प्राप्त है, इसका नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि यूपीएससी को बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब पब्लिक, एस का मतलब सर्विस और सी का मतलब कमीशन। यूनियन मतलब होता है संघ यानी कि एकता, और पब्लिक मतलब यानी कि लोक, बोलते हैं ना पब्लिक, जैसे हम लोग देश का एक पब्लिक है, उसी तरीके से पब्लिक को लोग या लोक बोल सकते हैं। सर्विस का मतलब होता है सेवा देना, हम किसी जॉब में जाते हैं तो हम लोगों को सर्विस देते हैं यानी सेवा देते हैं। और सी यानी कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग, यानी कि एक संगठन यानी कि एक सामूहिक रूप से कार्य करने वाली एक संस्था होती है यूपीएससी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत में यूपीएससी शब्द जो है इसका भारत में उपयोग कब से किया जाने लगा। तो आप लोग नोट करेंगे कुछ पॉइंट, जैसे एक था ली आयोग। ली आयोग के अनुसार एक ली कमीशन था यानी ली आयोग था, इसके अनुसार भारत में सबसे पहले यूपीएससी शब्द का 1926 ईस्वी में स्थापना किया गया था। क्या हमने बताया कि भारत में यूपीएससी शब्द का सबसे पहले स्थापना ली आयोग के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसकी गठन की बात करें तो इसकी गठन भारत सरकार अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ था। भारत सरकार अधिनियम, ये अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये किया गया था 1935 ईस्वी में। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सबसे पहले भारत में प्रांतीय स्तर पे यूपीएससी का प्रावधान किया गया था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम के अकॉर्डिंग यूपीएससी का गठन किया गया। क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसी समय से भारत में प्रांतीय स्तर पे यूपीएससी का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, क्या कि ली आयोग के द्वारा सबसे पहले भारत में यूपीएससी की स्थापना की गई, जबकि इसकी गठन की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका गठन किया गया। और इसी समय से और इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पे, सबसे पहले प्रांतीय स्तर पे भारत में यूपीएससी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद एक पॉइंट और कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये दिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान व्यवस्था था उसका लागू होना शुरू हो गया था 26 जनवरी 1950 से। तो इसमें आपको क्या जानना है कि जैसे ही हमारा देश में अपना संविधान आया, यानी भारत का संविधान परिवर्तित हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अंग्रेजों का यहाँ पे शासन व्यवस्था था, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज का ही संविधान को हम भारतीय लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 आया, इस दिन से हमारा भारतीय संविधान, हमारे भारत का अपना संविधान लागू होना शुरू हो गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या कहना था कि भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जैसे ही ये संविधान लागू हुआ उस समय एक था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक अंग्रेजों का एक क्या था, आयोग था। इसी आयोग को
जैसे ही हमारा संविधान, जब अंग्रेज का यहाँ पे संविधान था तो उस समय यूपीएससी को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये एक अंग्रेजी का वर्ड है, क्योंकि उस समय अंग्रेज का संविधान था इसीलिए। लेकिन इसको क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 के बाद से इसको क्या किया गया, इसी को नाम दे दिया गया क्या, यूपीएससी। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या बताया कि ये हमारे भारत का स्वायत्त संस्था है। क्या बताया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को 26 जनवरी 1950 में बताया गया कि ये हमारे भारत का एक स्वायत्त संस्था, यानी स्वायत्त कहने का मतलब है ऑटोनोमस बॉडी। क्या, ऑटोनोमस बड़ी, यानी कि हमारे ये संविधान का एक बहुत बड़ी अंग है। किसको, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को बताया गया। लेकिन जब स्वायत्त संस्था के रूप में इसको दर्जा दिया गया, तब आगे चलकर इसका जो नाम है वो बदल दिया गया और उसी समय से इसका नाम यूपीएससी रखा गया। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे के कुछ पॉइंटों को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या किया गया कि हमारे भारतीय संविधान सभा में इसे अनुच्छेद क्या किया गया, अनुच्छेद 315, कितना था, अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग इसे रखा गया। और इसके बाद इसे क्या किया गया, एक बताया गया कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था है, यानी हमारे संविधान का एक ऑटोनमस बॉडी है। और बाद में चलकर इसी का नाम यूपीएससी रख दिया गया। किसको, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। उसके बाद और कुछ पॉइंट की चीज़, जैसे अगर बात करें यूपीएससी के बारे में कि हमारे संविधान में इसका कहाँ पे वर्णन किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, अनुच्छेद 315 से लेकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में यूपीएससी के जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा, उसकी कार्यकाल, उसकी जो शक्ति है वो, और उसके जो भी अधिकार दिया गया है, इसका गठन, इसका जो कार्यकाल है, इसका जो आयु है, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट करें, फिर हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी की संरचना क्या है, यानी यूपीएससी में कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं आयोग की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन। अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो संविधान के अनुसार यूपीएससी के बारे में ये कहा गया है कि यूपीएससी में अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हमने क्या बताया कि हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि यूपीएससी का अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होगा। अब कितना अध्यक्ष होगा, अन्य सदस्य होगा, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी बस बता रहे हैं कि यूपीएससी में अध्यक्ष भी होगा और कुछ अन्य सदस्य होगा, जिसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब नोट में आप लोग लिखेंगे क्या कि यूपीएससी में कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं। तो आपको बता दें कि यूपीएससी में अध्यक्षों की जो संख्या होती है वो 1 होगा और अन्य सदस्यों की जो संख्या है उसकी संख्या 10 होगा। ठीक है, यानी 10, यानी कह सकते हैं हम लोग कि एक मुख्य अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होता है जो यूपीएससी में मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे और ये काफ़ी जानकारी की चीज़ है कि आपको जानना है
कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपसे सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाएगा कि यूपीएससी होता क्या है। तो आपको सिर्फ ये बताने से नहीं होगा कि यूपीएससी एक आईएएस अधिकारी बनने का एक संस्था होता है, तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको पूरा इसका संविधान के तौर में बताना। वो तो हम प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं कि यूपीएससी ये होता है, इसमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, इसका सिलेबस ये होता है, वो हम प्रैक्टिकल रूप में जानते हैं। लेकिन आपको संवैधानिक तौर पे आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको यही सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ब्यौरा देना है। तो चलिए कुछ आगे के पॉइंटों को और देखते हैं। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का वर्णन। जैसे मान लिया कि यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य कौन बनेगा, तो इसकी योग्यता का जो वर्णन है, योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। यानी संविधान में कुछ भी नहीं बताया गया कि यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर क्या योग्यता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आधे सदस्य, कम से कम यूपीएससी का जितना सदस्य होता है उसके आधे सदस्य राज्य सरकार या फिर किसी संघ सरकार के अकॉर्डिंग वो कम से कम 10 वर्ष तक अपना क्या कार्य वहाँ पे कर चुका हो। यानी कि राज्य सरकार या संघ सरकार के अधीन उसे कार्य करने की 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, उसे क्या होना, 10 वर्ष का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कितने सदस्यों को, आधे से ज़्यादा सदस्यों को। यूपीएससी का योग्यता के बारे में कोई भी संविधान में बात नहीं कही गई है, लेकिन ये आवश्यक है कि यूपीएससी का जितने भी अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा उसका कम से कम आधे से ज़्यादा सदस्य वैसे सदस्य होंगे जो या तो राज्य सरकार के अधीन या फिर किसी संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कम से कम वो 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर चुका हो। ऐसे लोग ही यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात। अगर अध्यक्ष और सदस्यों के जो कार्यकाल की बात करें, इसके अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए बता रहे हैं, इसकी कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष तक, जब से ये चयनित होता है तब से 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष तक। यानी मान लिया कि अभी 2020 चल रहा, तो 2020 में इसकी नियुक्ति होता है तो इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा, यानी ये रिटायर कब होगा, तो इसका कार्यकाल समाप्त होगा, ये कार्यकाल समाप्त होगा इसका 2026 में। ठीक है, और रिटायर की बात करें तो ये रिटायर कब होगा, तो रिटायर होता है, आपको पता है कि कोई जो सेवाधिकारी होता है वो रिटायर कब होता है, जब उसका अंतिम आयु पूरी हो जाती है। अंतिम आयु पूरी कहने का मतलब है कि जो उस सेवा के लिए अंतिम आयु दिया जाता है, जैसे 65 वर्ष या फिर 60 वर्ष, तो इसकी अधिकतम आयु कितना होता है, 65 वर्ष अधिकतम आयु होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष और सदस्य होता है उसकी कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि इसकी अधिकतम जो कार्य करने का जो अधिकतम आयु होता है वो होता है 65 वर्ष तक। ठीक है, अब इसका नियुक्ति, चूंकि हमने बता दिए कि इसका नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की बात करें, इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन जब इसे हटाने की बात आती है, इसका नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही है, लेकिन जब इसे पद से हटाने की बात आता है तो ये भी काम है जो राष्ट्रपति को ही करना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब राष्ट्रपति है जो इसको हटाने, इसके पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सहायता लेता है। ठीक है, जब इसके अध्यक्ष या फिर कोई सदस्य अक्षमता या कदाचार घोषित किया जाता है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है वहाँ के उसके पास इसका रिपोर्ट को क्या करता है, जांच करवाता है, और जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसी के अनुशंसा पे इसके सदस्यों और अध्यक्षों को हटाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट है जो इसकी सलाह को, ये राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी सलाह दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी सलाह आएगा यानी जो भी रिपोर्ट आएगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति को हर हाल में मानना जरूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जानें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय में दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य है, यानी राष्ट्रपति इसको हर हाल में मानेगा। अब हम लोग जानेंगे कि
जो यूपीएससी का जो सदस्य होता है उसे राष्ट्रपति किस कंडीशन में हटाता है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फिर आगे का टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है दो परिस्थितियों में यूपीएससी के सदस्य के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति के बाद मान लिया कि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है, तो उस स्थिति में उसका पद, राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालता है। यानी हम कह सकते हैं कि उप जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे वो काम करता है। उसी तरीके से यूपीएससी का एक तो मुख्य अध्यक्ष होता है, लेकिन कार्यवाहक जो अध्यक्ष होता है वो इसके किसी अन्य सदस्य को ही चुन लिया जाता है। तो किन परिस्थिति में चुनेगा और वो चुनने का अधिकार किसे है? तो वो राष्ट्रपति को है। किन स्थिति में? तो दो स्थिति में, दो परिस्थिति में। जैसे पहला आपको, जब अध्यक्ष की पद यानी अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, अर्थात जब अध्यक्ष का पद खाली हो, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति यूपीएससी के अन्य सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकता है। सेकेंड, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो या तो हमने क्या देख रहा था कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति यूपीएससी के किसी अन्य सदस्य को ही कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। कब? जब अध्यक्ष का पद खाली हो तो, या फिर जब अध्यक्ष अनुपस्थिति हो, जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो यानी अब्सेंट हो, जब अध्यक्ष क्या हो? अब्सेंट हो, या अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं हो। ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति है जो क्या करेगा? यूपीएससी के अन्य सदस्य को ही अपने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो ये दो परिस्थिति है। अब यहाँ पे तो बताएं कि कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने का शक्ति राष्ट्रपति को है। अब कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक अपने पद पे कार्य करते रहेगा जब तक कि ये जो अध्यक्ष का पद रिक्त था वो पूरी ना हो जाए, यानी भरा ना जाए। यानी नए अध्यक्ष तब तक नहीं उस पद पे आएगा जब तक जो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा वो अपने पद पे कार्य करते रहेगा। या फिर यहाँ पे बताएं कि समर्थ नहीं हो, तो जब अध्यक्ष समर्थ हो जाएगा उसके बाद ही यानी कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा वो इस पद पे से हट सकेगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयोगों के, यानी जो यूपीएससी है इसे क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, किस रूप से ये कार्य कर सकता है, तो इसे नोट कीजिए। अब हम लोग देखें कि जो आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता क्या है, यानी यूपीएससी को क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया है, क्या क्या अधिकार दिया गया है, इसके बारे में। तो इसके बारे में बता दें कि संविधान ने यूपीएससी के यानी इस आयोग को क्या किया गया? निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कुछ उपबंध दिया, यानी कुछ अधिकार दिया है। किस रूप से? निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का। निष्पक्ष कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि किसी के पक्ष में नहीं, यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करेगा, किसी के कैद में होकर नहीं, किसी के अधीन होकर वो कार्य नहीं करेगा। तो क्या क्या उपबंध दिया गया है? जैसे पहला उपबंध आप लोग नोट करेंगे। क्या पहला उपबंध दिया गया है कि यूपीएससी के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होगा उसको राष्ट्रपति संविधान में विस्तारित, यानी संविधान में जो आधारित रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं, यानी अपना रूल से नहीं, बल्कि संविधान में जो भी यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों को हटाने का प्रावधान दिया गया है उसी आधार पे राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। तो इसीलिए इसके पद को बचाने के लिए एक सुरक्षा का काम करता है, इसीलिए इसे पदावधि की सुरक्षा दिया गया है। क्या दिया गया है? पदावधि की सुरक्षा। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको ये नोट करना है, सेकेंड पॉइंट में आपको, कि अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें अलंकारी परिवर्तन नहीं करेगा।
यानी यूपीएससी का जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होता है उसका सेवा की शर्त है, यानी इसको कितना वेतन मिलना चाहिए, ये कार्य कहाँ पे करेगा, ये सारे दर्ज कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति ये बताता है कि तुम्हें कहाँ पे सेवा करना है, तो तुम्हारा वर्ग क्या है, ये सारा व्यवस्था राष्ट्रपति करता है। लेकिन नियुक्ति जब हो जाता है इसके अध्यक्षों या सदस्यों को, तो उसके बाद राष्ट्रपति को ये कोई भी अधिकार नहीं है कि उसके पद में अलाभकारी परिवर्तन कर सके, यानी जिससे यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को कोई नुकसान हो सके, राष्ट्रपति ऐसा कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट तो ये हो गया कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट में क्या है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की बात करें, इसका वेतन भत्ते और पेंशन तथा अन्य खर्च, इसकी भरपाई कौन करता है, तो इसकी भरपाई करता है भारत संचित निधि या फिर संचित कोष। ठीक है, भारत संचित निधि या फिर संचित कोष के द्वारा यूपीएससी का जितने भी अध्यक्ष होता है उसका वेतन भत्ता पेंशन और जो भी अन्य खर्च होता है उसका भरपाई करता है भारत संचित निधि कोष। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करेंगे। चौथा पॉइंट आपको ये है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होगा वो कार्यकाल के बाद वो ना तो भारत सरकार के अंतर्गत न ही राज्य सरकार के अंतर्गत फिर से वो अध्यक्ष नियुक्ति या फिर कोई भी सरकारी नियोजन में भाग लेने का उसके अधिकार नहीं है। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल जब पूरा हो जाता है, यानी जब वो रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद वो भारत सरकार या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करेंगे कि अध्यक्ष को नियोजन में भाग लेने का अधिकार नहीं है, नियोजन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आप लोग क्या नोट करेंगे कि ये तो यूपीएससी का अध्यक्ष था, अब यूपीएससी का जो सदस्य होगा, कहता इसके सदस्य को जब ये रिटायर करेगा, इसका सदस्य यूपीएससी का कोई सदस्य था वो रिटायर करता है, तो रिटायर होने के बाद क्या करेगा कि वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो सकता है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो सकता है, लेकिन भारत सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर किसी अन्य संघ शासित सरकार के अंतर्गत वो अपना नौकरी नहीं कर सकता, यानी अन्य जॉब नहीं कर सकता, यानी वो अध्यक्ष ही सिर्फ बन सकता है। अन्य कार्यों में वो उसका सरकारी नियोजन के तौर पे उसे कोई भी दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसे करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट आप लोग क्या नोट करेंगे कि यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, यानी यूपीएससी का अध्यक्ष का अगर कार्यकाल खत्म हो गया और फिर से यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य दोनों के लिए बोल रहे हैं कि अगर उसका कार्यकाल खत्म हो गया यानी वो रिटायर हो गया, तो फिर से वो अपने उस पोस्ट पे नहीं आ सकता। ठीक है, यानी दूसरे कार्यकाल में फिर से वो भाग नहीं ले सकता। यानी यूपीएससी के अध्यक्षों या सदस्यों का कार्यकाल एक ही बार का होता, जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से वो अपने पद पे नहीं आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने बताया कि यूपीएससी के बारे में संविधान के द्वारा क्या क्या इसे दर्जा दिया गया है और हमारे भारत में यूपीएससी का चर्चा कब से किया जाने लगा, और यूपीएससी नाम का जो शब्द है वो हमारे प्रांतीय स्तर पे यानी राज्य स्तर पे कब से लागू होना शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो बताइए आज का हमारा क्लास कैसा लगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, शायद आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट में बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर बोलेंगे हम कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो बिल्कुल करें, ताकि ये वीडियो पूरी दुनिया में छा जाए, सारे स्टूडेंट के पास, यूपीएससी का जितने भी एस्पिरेंट्स है सारे के पास
यहाँ तक कि वैसे टीचर जो ठीक से इसे नहीं समझा पाते हैं उन्हें भी इस वीडियो को देखना चाहिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमने सबसे अच्छा समझा है, आप लोग इसका जो रिजल्ट है वो आप लोग देखेंगे, आप लोग इसका मालिक है। हम या फिर कोई अन्य व्यक्ति अपने आप में नहीं कह सकता कि महान है, इसका चयन करता है जनता, यानी आप लोग करेंगे। स्टूडेंट लोग को देखना है कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर बेस्ट है या नहीं है। तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। यूपीएससी का ये जो परिचर्चा अभी खत्म नहीं हुआ, ये 2 पार्ट में खत्म होगा। तो ये आज का था पार्ट 1, कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।